दोस्तों साल 2024 में एक फिल्म आती है संतोष, जिसे डायरेक्ट किया जाता है ब्रिटिश डायरेक्टर संध्या सूरी के द्वारा। फिल्म निर्माताओं का कहना है कि ये फिल्म भारतीय पुलिस प्रशासन की विसंगतियों को दर्शाने का काम करती है। इसे 2025 में भारत के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इसे सेंसर कर दिया, ये कहते हुए कि ये फिल्म गलत तरीके से इंडियन पुलिस सिस्टम को पोर्ट्रे करती है। दूसरी तरफ सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, जिसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है ओवर द ब्रूटैलिटी, कस्टोडियन टॉर्चर, मिस ट्रीटमेंट, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द इंडियन पुलिस फोर्स अगेंस्ट द लोवेस्ट कास्ट, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड स्पेशली अगेंस्ट वीमेन। हम सबसे पहले बात करेंगे फिल्म संतोष के बारे में, ताकि आप आज के डिस्कशन का कंटेक्स्ट समझ पाओ। उसके बाद बात करेंगे आईसीएसएसआर की रिपोर्ट के बारे में, और ये खंगालने की कोशिश करेंगे कि फिल्म में जो दर्शाया गया है क्या वास्तविकता में धरातलीय सच्चाई है या एकमात्र वेस्टर्न प्रोपागेंडा। तो फिल्म का नाम है संतोष। नाम से पता चलता है कि फेमिनिज्म कूट कूट के भरा होगा। संतोष एक 2024 की हिंदी लैंग्वेज की क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसको रिटन एंड डायरेक्ट किया है संध्या सूरी ने। और संध्या सूरी एक ब्रिटिश इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड डॉक्यूमेंटेरियन है। हालांकि इनको ब्रिटिश इंडियन कहना गलत होगा, क्योंकि इनके पिताजी काफी समय पहले ही ब्रिटेन जाके बस गए थे। इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ, पालन पोषण ब्रिटेन में हुआ। वहां की संस्कृति, संस्कार और विचारधारा इनके दिलो दिमाग में बसी हुई है। अब ये स्पष्टीकरण देना अति आवश्यक था, ताकि आप ओपन माइंड से, खुले दिमाग से अपना खुद का पर्सपेक्टिव डेवलप कर पाओ, न मेरा न संध्या सूरी का। तो फिल्म एक इंटरनेशनल को प्रोडक्शन में बनाई गई है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, जर्मनी एंड फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। इट मीन्स फिल्म के प्रोड्यूसर्स वेस्टर्नर्स हैं। फिल्म को फॉरेन फंडिंग से प्रोड्यूस किया गया है। फिल्म का सेट नॉर्थ इंडिया का रूरल एरिया दर्शाया गया है, जिसमें प्लेसेस के नाम रिप्लेस कर दिए गए हैं या चेंज कर दिए गए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश को चिराग प्रदेश, मेरठ को नेहरठ, गाजियाबाद को गाजिलियाबाद और अन्य ऐसे ही कई नाम। एक छोटे से टाउन में खाना गोस्वामी नाम की एक विडो होती है, जिसके पति को मोब के द्वारा मार दिया जाता है। इट मीन्स मोब लिंचिंग की जाती है मुस्लिम समुदाय के द्वारा। पुलिस प्रशासन आश्रित कोटे से उनकी विधवा को कांस्टेबल की नौकरी दे देती है, और यहीं से कहानी की जो है शुरुआत होती है। अब फिल्म में दर्शाया गया है कि किस तरह से एक महिला जब पुलिस प्रशासन को ज्वाइन करती है, तो जो पितृ सत्तात्मक समाज है, महिलाओं के खिलाफ कैसे टॉर्चर करता है, कैसे उनको ट्रीट करता है, मिसबिहेव करता है। और समाज की जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जो दलित हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, गरीब वर्ग के जो लोग हैं, जस्टिस की पहुंच जिनके पास नहीं है, या वो जस्टिस को एक्सेस नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और जो अनटचेबिलिटी है समाज में, हालांकि हमारा संविधान का आर्टिकल 17 इसको कंप्लीटली एबोलिश करता है, और आज 2025 के इस समाज में हम देख पाते हैं कि भारत के रूरल रूरल एरियाज में कहीं कहीं अनटचेबिलिटी के केस सामने आते रहते हैं। हालांकि एक ब्रॉड लेवल पे अगर देखोगे, शहरों में ये चीज खत्म हो चुकी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं आज भी बरकरार है। तो इसके कई एग्जाम्पल हम आगे भी उसके बारे में बात करेंगे। तो आगे कहानी फिल्म की कुछ ऐसे मोड़ लेती है कि पुलिस प्रशासन को ज्वाइन करने के बाद जो सहाना गोस्वामी है, इनके पास एक केस आता है एक दलित लड़की का, जो कि माइनर थी, और इसको रेप करके मर्डर किया जाता है। और केस जब चलता है तो पूरी कहानी में कुछ इस तरह से दर्शाया गया है कि जो एक्यूज्ड है,
वो एक मुस्लिम समुदाय से है और विक्टिम अगर आप देखोगे तो हिंदू समुदाय से। तो ऐसे में अंत में ये भी पता चलता है कि जो दोषी है, यानी कि शुरुआत से फिल्म में जिसको दोषी दिखाया जा रहा था, वो अंत में जाके दोषी नहीं निकलता। तो ये कहानी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और इसमें घटनाक्रमों के माध्यम से जो एट्रोसिटीज हैं या जैसे-जैसे शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया, उन सब को फिल्म में दिखाया गया है। अब फिल्म की बात करें इंटरनेशनल एक्लेमेशन की, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है और कुछ उनमें से ये फिल्म जीत भी चुकी है। जैसे कि बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड, सेविली यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल एंड कुछ और की बात कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि मई 2024 में 20 मई को 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में इसको डेब्यू के तौर पे रिलीज किया जाता है अंडर द यू एन सर्टेन रिगार्ड सेक्शन, जहां पे इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिलते हैं फ्रॉम द क्रिटिक्स, और वो तो मिलना ही था क्योंकि फिल्म में भारत में जाति, धर्म, रिलीजियस माइनॉरिटीज, ऊंच नीच, भेदभाव, पॉलिटिक्स, ये सब जो है दर्शाया गया है। इसके बाद इस मूवी को यूके की तरफ से एंट्री मिलती है फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म एट द 97th एकेडमी अवार्ड्स, और ये एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था इनको आउटस्टैंडिंग डेब्यू बाय ए ब्रिटिश राइटर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। तो आप देखिए 20 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में फ्रांस में इसको रिलीज किया जाता है। उसके बाद 17 जुलाई 2024 को फ्रांस के सिनेमा घरों में इसको रिलीज किया जाता है। 21 मार्च 2025 को यूनाइटेड किंगडम में, और अभी मार्च में ही इसको 2025 में इंडिया में भी रिलीज किया जाना था, लेकिन भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी ने इसको सेंसर कर दिया या ब्लॉक कर दिया बहुत सारे लंबे लंबे कट्स के साथ। अगर कंट्रीज की बात करें तो इसमें यूके, इंडिया, जर्मनी एंड फ्रांस इन्वॉल्व हैं, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं। लैंग्वेज प्योर हिंदी है, प्योर हिंदी मीन्स हिंदी में है, और बजट या बॉक्स ऑफिस की हमको खास जरूरत नहीं है। अब इतना सारा इंटरनेशनल अक्लेम होने के बावजूद भी भारत में फिल्म को जो है बैन किया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, बहुत बड़ी न्यूज बनी। वेस्टर्न मीडिया ने, इवन इंडियन मीडिया ने एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर किया। सब जगह मार्केट में ये खबर थी कि संतोष जैसी फिल्म को जो है इंडिया में बैन किया जाता है। अब दूसरी बात आपको बता दूं, इस फिल्म को ऑस्कर की एंट्री भी मिली है एकेडमी अवार्ड के साथ साथ। यूके की तरफ से बेस्ट फीचर फिल्म में मींस ऑस्कर की एंट्री भी इस फिल्म को मिल चुकी है। तो आप समझिए ऑस्कर में नामित फिल्म है। एकेडमी अवार्ड, कांस फिल्म फेस्टिवल या जितने भी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिए जाने वाले फिल्म अवार्ड्स हैं, उन सब में इसको नॉमिनेट या कुछ अवार्ड्स जो मिल चुके हैं। फिल्म निर्माताओं का कहना है द फिल्म इज एन अनफ्लिचिंग फिक्शनल पोर्ट्रेयल है ऑफ द मर्कियर एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन पुलिस फोर्स। जो डिपिक्टिंग है, डीप रूटेड मीन्स डिपिक्ट करती है डीप रूटेड मैसेजनी, सत्री के प्रति द्वेष, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित, पिछड़ा या अन्य वर्ग से संबंधित एक शब्द है, हमारी पॉलिटिक्स में काफी चर्चा में रहता है। द लोवेस्ट कास्ट इन इंडिया प्रीवियसली नोन एज अनटचेबल्स, तो भारत में पहले इनको अछूत के नाम से जाना जाता था या कहा जाता था, लेकिन अब जो अनटचेबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। कहीं कहीं मैंने कहा इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, एविडेंस एविडेंस नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अबोलिश हो चुकी है। एंड द नॉर्मलाइजेशन ऑफ मिस ट्रीटमेंट एंड टॉर्चर बाय द पुलिस फोर्स। तो फिल्म निर्माताओं का कहना है कि हमने फिल्म में अनफ्लिचिंग तरीके से एक फिक्शनल पोर्ट्रे किया है उन मर्कियर एलिमेंट्स का जो इंडियन पुलिस फोर्स में सर्विस करते हैं,
महिलाओं के प्रति वे द्वेष रखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, दलितों के खिलाफ, लोवेस्ट कास्ट के खिलाफ, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के खिलाफ, और जो उनका मिस ट्रीटमेंट है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो टॉर्चर किया जाता है लोगों को, इवन जो कस्टोडियल टॉर्चर किया जाता है, उसको किस तरह से पुलिस पर्सनल्स के द्वारा नॉर्मलाइज किया गया है, ये चीजें हमने फिल्म में दिखाई हैं, ऐसा फिल्म के निर्माताओं का कहना है। एंड द फिल्म आल्सो ग्रेपल्स विद द इशू ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। जो इंडिया में सेक्सुअल वायलेंस का केसेस हैं, ये हमको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में इस पूरे डिस्कशन को सोचने की आवश्यकता है। फिल्म के पीछे का मोटिव, फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म के प्रोड्यूसर और कौन-कौन से एलिमेंट्स उसके पीछे हैं, वो जानना भी अहम है। और जो भारत की समस्याएं हैं, जो कोर इश्यूज हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं और हम उनको दिन रात इग्नोर करके चलते हैं, उस पे भी बात करना आवश्यक है। ठीक है? तो जो भारत में सेक्सुअल वायलेंस का इशू है, उसको भी लेके ये फिल्म चलती है, एंड पार्टिकुलरली अगेंस्ट लोवेस्ट कास्ट वीमेन एंड द राइजिंग टाइड ऑफ एंटी मुस्लिम प्रेजुडिस इन द कंट्री। हम इस पे भी बात करेंगे आगे चलकर। तो संध्या सूरी का कहना है कि 10 साल तक मैंने इसके लिए रिसर्च की है और लंबे समय के बाद इस फिल्म को हमने बनाया था। और जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उस निर्भया कांड से इन्होंने प्रेरित ली थी। वो एक बहुत भयानक जो कांड भारत में हुआ था, आप सबको पता होगा। एंड जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने रिवील किया है रीजन बिहाइंड द सेंसर बोर्ड डिसीजन। अब मीडिया हाउसेस का तो ये कहना है कि संतोष, जो कि यूके की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री प्राप्त कर चुकी फिल्म है, ब्लॉक हो चुकी है इंडिया में, सीबीएफसी ने इसको ब्लॉक कर दिया है। और जैसा हम लोग बात कर चुके हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल में इसको वाइड स्प्रेड एक्लेम मिला था, क्योंकि इसका फर्स्ट डेब्यू वहीं पे था। यूके की तरफ से ऑस्कर इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में डाला गया है। बाफ्टा अवार्ड इसको मिल चुका है, जहां पे इसको एक फिनोमिनल अचीवमेंट कहा गया था, या इसको टैग वगैरह दिया गया था। The filmmakers had previously submitted the script in order to film in India. फिल्म बनने से पहले इन्होंने सीबीएफसी को स्क्रिप्ट इसकी पेश की थी, ताकि परमिशन मिल जाए। इनका कहना है कि उस समय कोई भी इशू सीबीएफसी ने रेज नहीं किया, लेकिन फिल्म बन जाने के बाद सीबीएफसी ने कहा है कि लंबे लंबे कट्स जो है फिल्म में कीजिए, उसके बाद ही भारत में इसको रिलीज किया जाएगा। लेकिन संध्या सूरी का कहना है एंड प्रोड्यूसर्स का कहना है कि देखिए, इतने लंबे कट्स यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं, उनको यदि कर लिया जाता है या फिल्म से निकाल दिया जाता है, तो फिल्म का जो महत्व है वो नहीं रह जाता है। जो कहानी हमने बनाई है, उसका कोई भी मूल्य नहीं रह जाएगा। और जो इसके पीछे का मोटिव है, वो भी कहीं ना कहीं भंग हो जाएगा। इस पर संध्या सूरी जी का कहना है कि मैं बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हूँ एंड हार्ट ब्रेकिंग, मीन्स ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग है। इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज आई डिडंट फील दैट दीज इश्यूज वर particularly न्यू टू इंडियन सिनेमा और hadn't been raised before by other films। बात तो सही है। खैर, अगर सीबीएफसी की बात करें, तो ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, आपको पता होगा। 2021 में सारी पावर इसी को दे दी जाती हैं। जो ट्रिब्यूनल था, उसको डिसबैंडमेंट किया जाता है। अब जितना भी भारत में सूचना प्रसारण से संबंधित मटेरियल होगा, वो उसको सर्टिफिकेट देना इसी बॉडी का काम है। और इन्होंने ही रिफ्यूज किया है संतोष के प्रसारण को लेकर, ये कहते हुए कि ये नेगेटिवली पोर्ट्रे करती है हमारे पुलिस प्रशासन को। नाउ, अगर अब हम बात करें कि पुलिस का जो टॉर्चर है, जो मिस ट्रीटमेंट है या डिस्क्रिमिनेशन है, या जिस तरीके की बातें हम समाज में सुनते आए हैं, कि क्या वे वास्तविकता में एग्जिस्ट करती हैं, तो देखिए 2020 में ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें यह बताया गया था कि जो पुलिस वायलेंस है एंड टॉर्चर है इज वेल डॉक्यूमेंटेड इशू इन इंडिया। और उनके अकॉर्डिंग इंडिया में पुलिस रूटीनली यूज करती है टॉर्चर को, थर्ड डिग्री को, फ्लाउट अरेस्ट करती है, या फ्लाउट अरेस्ट प्रोसीजर को अपनाया जाता है विद लिटिल और नो अकाउंटेबिलिटी।
अब यहाँ पे भी मैं एक स्पष्टीकरण अवश्य देना चाहूंगा, ये बात मैंने पढ़ के आपको सुना तो दी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ये एक एंटी इंडिया प्रोपागेंडा फैलाने वाली आप समझिए संस्था है, जो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ मींस जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उसके अंडर में काम करते हैं, वहीं से इसको फंडिंग मिलती है, यूएस एड की फंडिंग इसको मिलती है। जम्मू एंड कश्मीर के इशू को लेकर हर महीने में 15 से 20 रिपोर्ट्स ये पब्लिश करती है। हिंदू मुस्लिम जाति पाति धर्म समाज पुजारी मौलाना वो सब करने का काम इसके द्वारा जो है किया जाता है, ये बिल्कुल स्पष्टीकरण देना आवश्यक था। लेकिन फिर भी चलो इसकी रिपोर्ट को हम लोग इतना तवज्जो न दें, इतनी ग्रेविटी उसमें न समझे, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स हमारा खुद का एक अखबार और इवन हमारी जो एनसीआरबीसी इस मींस एनसीआरबी दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उनकी भी एक रिपोर्ट पर काफी खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये आर्टिकल आप देखिए, 2020 का आर्टिकल है, पुलिस नॉट ट्रेंड इनफ इन ह्यूमन राइट्स रिवील सर्वेस। और जो एनसीआरबी दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इन्होंने बताया था कि 2018 में 70 पीपल 70 लोग पुलिस कस्टडी में मारे गए थे। जी हाँ, पुलिस कस्टडी में मारे गए थे और सबसे अधिक मारे गए थे तमिलनाडु में। थोड़ा सा पुराना डाटा है, डिस्कशन करने के लिए काम आ रहा है। हम फिलहाल वर्तमान की जो सिचुएशन है उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप समझिए कि पुलिस जो कस्टडी है उसमें किस तरह से टॉर्चर किया जाता है लोगों को और उनकी हत्याएं हो जाती हैं। अब सबसे शॉकिंग डिटेल ये सामने आई थी कि ये जो 70 लोगों का आंकड़ा एनसीआरबी ने पेश किया था, इसमें भी हमको कहीं कहीं जगह विसंगतियां देखने को मिली। कुछ दूसरी एजेंसीज ने ये कहा कि 76 पीपल मारे गए हैं। हमारा खुद का जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो फिलहाल के लिए सच बताऊं तो एक बकवास बॉडी बन चुकी है, सिर्फ और सिर्फ रैलियां करना, नारेबाजी करना और इनका ये काम रह गया है। तो इसने कहा था कि 110 लोग मारे गए हैं, 111 लोग मारे गए हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ मीन्स कम आंकड़े इसमें बताए थे, लेकिन शॉकिंग डिटेल ये सामने आई कि किसी भी एक केस में कन्विक्शन देखने को नहीं मिला, जीरो कन्विक्शन हुआ। जी हाँ, जीरो कन्विक्शन। किसी को भी दोषी नहीं ठहराया कि ये 70 लोग कैसे मारे गए, किसने मारे, बस मर गए। व्हाट डाटा टेल्स अस ऑफ पुलिस अकाउंटेबिलिटी एंड व्हाट इट डजंट। साल 2023 और 2022 की रिपोर्ट, 75 कस्टोडियल डेथ देखने को मिली भारत में, और बहुत सारी ऐसी हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड है, ना आपको पता चलता, ना मुझे पता चलता, ना मीडिया वालों को पता चलता। अभी तुरंत कहें या करंट कहें, फिलहाल की न्यूज ये सामने आई है कि एक रिपोर्ट जो है पेश की गई है द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने इन कोलैबोरेशन विद कॉमन कोज, जो कि एक एनजीओ है न्यू दिल्ली बेस्ड और पुराना एनजीओ है। अगर इसके आप केसेस देखोगे ना, कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आप करोगे तो इतने सारे केस आपको देखने को मिल जाएंगे और बहुत बड़े बड़े जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स इनके केस से आए हैं। मैं उनको यहाँ पे लगाना भूल गया हूं, लेकिन अगर आप चाहो तो सर्च कर लेना, आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। 2022 का, 2023 का भी, 21 का भी, एक 2018 का है, 1998 का है, तो ऐसे आपको मिल जाएंगे। अब ये इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें लोक नीति सेंटर भी शामिल है। एंड रिपोर्ट का जो है टाइटल रहेगा स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट, एंड द रिपोर्ट शेड लाइट ऑन दिस ग्रीम रियलिटी। इंडियन एक्सप्रेस ये लिखता है ओपिनियन में कि टॉर्चर इन पुलिस कस्टडी कंटिन्यूज टू प्लेग इंडियाज जस्टिस सिस्टम। आम आदमी के लिए अगर देखा जाए तो देश में जस्टिस नहीं है, वो खरीद लिया जाता है। अगर हम इतिहास की बात कर लें, मेडिवल एरा की बात कर ले, फ्रीडम फाइटर्स के दौरान की बात कर ले, हमारे आजादी के समय की बात कर ले, उसके बाद फिर आजाद हो गए, उसके बाद ये 70 साल निकाल दिए और ये 10 साल ये भी निकाल दिए। ठीक है, तो अगर जस्टिस की बात करें तो वो एक गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए, आदिवासियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है।
और यदि मुझसे एग्जाम्पल मांगोगे दोस्तों तो लाखों मिल जाएंगे, ठीक है। आप खुद भी अपने आसपास अगर नजर उठा के देखोगे तो बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अन्याय की चपेट में आके या तो इस धरती को छोड़ के चले गए या अभी भी बस ठीक है जीवन अपना काट रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि 20% पुलिस पर्सनल ये फील करते हैं दैट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द पुलिस टू यूज टफ मेथड्स। यहाँ पे टॉर्चर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, इन्होंने टफ मेथड्स कहा है। अब टफ मेथड्स क्या होते हैं वो हम सबको पता है। टू क्रिएट फियर amongst द पब्लिक एंड 35% ने ये सोचना है कि इट सम वाट इम्पोर्टेंट। तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि 55% पुलिस पर्सनल्स ने ये फेवर किया है कि टफ मेथड्स का जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बट शॉकिंग डिटेल्स ये सामने आई है कि भले ही माइनर केस हो, चाहे आपका पीटी मीन्स छोटा हम कह सकते हैं अपराध हो, उसमें भी टफ मेथड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन द केस इन्वॉल्विंग सेक्सुअल हरासमेंट एंड चाइल्ड लिफ्टिंग 1 in 4 पुलिस पर्सनल, ऐसे केसेस में 4 में से एक पुलिस पर्सनल ने ये माना है कि जो मॉब वायलेंस होती है वो जस्टिफाई है, मीन्स उसको हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। एंड इम्प्लाइंग दैट they do not mind mob acting as judge jury and executioner in such cases, मीन्स उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे माइंड नहीं करते हैं कि जो मोब है वो जज बन जाती है, जूरी बन जाती है एंड जो एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं, मीन्स अपने ही उन्होंने अपने हिसाब से दंड दे दिया दोषी को। तो ऐसा मानना है कि उन ये चीज होना सही है। 4 में से एक पुलिसकर्मी का ये मानना है। Another disturbing finding is that 72% of the police personnel believes that killing dangerous criminals is better than giving them a trial। 72% का ये मानना है कि देखिए जो डेंजरस क्रिमिनल्स होते हैं समाज में, ठीक है, अब इस पे आपका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। तो जैसे मैंने शुरुआत में बात की थी, खुद का ओपन माइंड से एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना है। आप क्या मानते हो कि ये जो 20% कह रहे हैं या सही है या गलत है, ठीक है। तो इन्होंने कहा जो डेंजरस क्रिमिनल्स हैं उनको मार दो, कोई भी लीगल ट्रायल देने की आवश्यकता नहीं है, गाड़ी उनकी जो है पलट जाएगी। 74% ने ये नोटिस किया है या ये कहा है कि दे आर ऑफ द व्यू दैट नो मैटर हाउ डेंजरस इज ए क्रिमिनल इज, कितना भी वो डेंजरस क्यों ना हो, द पुलिस शुड ट्राई टू कैच देम, उसको पकड़ना चाहिए एंड ट्राई टू फॉलो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स। इन मैटर्स ऑफ अरेस्ट के मामलों में भी 41% पुलिस पर्सनल ने ये कहा है कि प्रोसीजर आर ऑलवेज एडहेरेड टू, प्रोसीजर को अपना जाना चाहिए। जबकि 24% ने ये कहा है कि कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर अरेस्ट वारंट है या नहीं है, बस अरेस्ट करना है। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, अरेस्ट करना है, उठाओ, गाड़ी में डालो और ले चलो, ठीक है, उसकी जो टांगे पकड़ो, सर लटका दो और चलो भाई मेरे भाई। थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट में 30% पुलिस पर्सनल्स ने ये कहा है कि वे इस चीज को जस्टिफाई करते हैं टुवर्ड्स द एक्यूज्ड इन सीरियस क्रिमिनल केसेस। अगर सीरियस क्रिमिनल केस है ना, तो उसमें थर्ड डिग्री को जो है कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया जाना चाहिए, ऐसा 30% का कहना है। 9% पुलिस कर्मियों का यह कहना है कि जो थर्ड डिग्री टॉर्चर है वो छोटे ऑफेंसेस जो होते हैं ना उनमें भी ट्राई किया जाना चाहिए। ट्राई नहीं मीन्स उनमें भी अपनाया जाना चाहिए, या वो लोग अपनाते होंगे। द विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर आर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, मोस्टली फ्रॉम पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। जी हाँ, ये बात किसी भी हद तक किसी से भी छुपी नहीं है कि जो पुअर गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो मिडिल क्लास से हैं या उससे भी लोअर क्लास से हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, वो सबसे अधिक इस चीज के विक्टिम होते हैं, टॉर्चर के, डिस्क्रिमिनेशन के, मिस ट्रीटमेंट के। गाली गलौज की जाती है, बेवजह थप्पड़ मारे जाते हैं। एक ठेले वाला है, पुलिस वाला आएगा, उससे सब्जी लेगा, पैसे नहीं देगा, पैसे मांगने पे उसको 4 छापड़ मारेगा, बिकॉज दे वुडंट एक्सेस जस्टिस।
कोई पहुंच उनकी जस्टिस के पास में नहीं है। इवन कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो न तो रीड कर पाते हैं, न राइट कर पाते हैं, स्लम डेवेलपर्स हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, वो सबसे अधिक इस चीज का शिकार होते हैं। ये इस रिपोर्ट में जो है पब्लिश किया गया है या पेश किया गया है। सरकारी रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक संस्था के द्वारा ये स्टडी कंडक्ट की गई है। एन encouraging part of the report is where the researchers found that an overwhelming 79% of the police personnel favor training in human rights। जो पुलिस कर्मी है, पुलिस प्रशासन है, उनमें ह्यूमन राइट्स को लेकर ट्रेनिंग जो है दी जानी चाहिए। मानवता क्या होती है वो उनको सिखाया जाना चाहिए। पब्लिक के साथ आप कैसे को रिलेट कर सकते हो, कैसे संबंध बना के मीन्स उनकी जो प्रोटेक्शन आप कर सकते हो, जिस काम के लिए पुलिस प्रशासन है वो काम आप राइट मैनर में कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी फेवर में है। 71% ने रिकमेंड किया है कि प्रिवेंशन होना चाहिए ऑफ द टॉर्चर, एंड 79% ने ये सपोर्ट किया है कि एविडेंस बेस्ड इंटेरोगेशन टेक्निक्स का भी अपनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मुर्दे भी बोलते हैं। ठीक है, डायलॉग याद होगा आपको। द स्टडी इंक्लूडेड इन डेप्थ इंटरव्यूज, तो इन डेप्थ इंटरव्यूज लिया गया है किस किस का, डॉक्टर्स का, लॉयर्स का एंड जजेस का। अब यहाँ पे देखिए हमारे देश का सिस्टम देखिए दोस्तों, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जजेस, पुलिसकर्मी, सब के सब मिली भगत करते हैं, सब के सब सिर्फ पैसे के लिए। करप्शन, करप्शन इतना है, आप समझिए कि एक लॉबी यहाँ पे बन जाती है, लॉबिंग करते हैं ये लोग। और ऐसे में इन लोगों से जो है न्याय की उम्मीद करना, ठीक है, तो भैंस के आगे बीन बजाना, या कुछ और कहावत हम कह सकते हैं, ये तो ठीक नहीं रही। खैर, इन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये बताया है, जब रिसर्चर्स ने इनके साथ इंटरेक्ट किया, कि जी हाँ, वेरी 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 रेयर केसेस में ये देखने को मिलता है कि जो मैजिस्ट्रेट है वो इंटरेक्ट करते हैं विद द अरेस्टेड पर्सन। जो अरेस्टेड पर्सन है उसके साथ मैजिस्ट्रेट का इंटरेक्शन ही नहीं होता। उसके साथ जो होना चाहिए मीन्स हमारा आर्टिकल 22 क्लोज 2 वो कहता है कि एवरी पर्सन अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। और उसमें जो टाइम है जर्नी का, आई थिंक वो एक्सक्लूड होता है। लेकिन शॉकिंग डिटेल्स ये सामने आई है कि ये केवल कागजातों पे ही प्रोड्यूस होता हुआ दिखाया जाता है, इंटरेक्शन कागजातों पे ही होता है, हकीकत में नहीं होता है। इनको डायरेक्ट जो है डाल दिया जाता है पुलिस कस्टडी में। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी रिपोर्ट कह रही है, आपके सामने है, आप जाके पढ़ लो इसको। इनफैक्ट वन लॉयर डिस्क्राइब्ड मैजिस्ट्रेट एज साइलेंट स्पेक्टेटर। एक मैजिस्ट्रेट को साइलेंट स्पेक्टेटर्स कहा है किसी एक लॉयर ने, who do not record anything or ask where and when they were arrested। किसने अरेस्ट किया, कहां से, कैसे, लात पकड़ के, हाथ पकड़ के, किस केस में, कोई पूछने वाला नहीं है। और जब खुद के ऊपर कभी बनती है ये तब चीजें सामने आती हैं, तब पता चलता है। द डॉक्टर्स पॉइंटेड आउट द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन वर ऑफन डन बाय डॉक्टर्स विदाउट एक्सपर्टीज इन फोरेंसिक मेडिसिन। जो मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाती है वो भी किसी एक्सपर्ट के द्वारा नहीं की जाती, जबकि लिखा होता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड है, एसओपी है कि भाई जो फोरेंसिक मेडिसिन का एक्सपर्ट है उसी के द्वारा होगी जांच। लेकिन ये बताया गया कि आई स्पेशलिस्ट और जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं वो एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट तैयार करते हैं। कई बार ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं, मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर्स कह रहे हैं। और डॉक्टर्स, इसका मतलब डॉक्टर्स की मिली भगत है, वकीलों की मिली भगत है, आपके जो जजेज हो गए, मैजिस्ट्रेट, तो पूरा सिस्टम भाई हमारा खोखला है, और ये हमें को स्वीकार करना पड़ेगा। हम मानते हैं कि फिल्म प्रोपागेंडा है, वेस्ट हमारी एक ये विचारधारा होती है भारतीयों की, कि यदि किसी फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है, किसी फिल्म को बाफ्टा अवार्ड मिला है, एकेडमी अवार्ड मिला है, कांस फिल्म में गई है, यानी कि जो वेस्टर्न चश्मे से अगर अब उसको देखा गया है ना, तो बहुत अच्छी फिल्म होगी भाई, ठीक है। और एज एन इंडियन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि
कोई भी चीज़ मार्केट में है तो उसके पीछे का मोटिव क्या है, उसको बनाने वाले कौन हैं, ये जानना भी अहम होता होता है। फिर उसके बाद हम जैसी हमारी विचारधारा है, हम अपना निर्णय बना सकते हैं और अपना एक पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। ठीक है? तो फ़िल्म को एक बार के लिए साइड में रखें। हमारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि हाँ, धरातल पे ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मिसट्रीटमेंट किया जाता है, गाली-गलौच जो है कहीं न कहीं किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कास्ट बेस पे भी किया जाता है। आपकी वर्ग जिससे आते हो उसको देखकर भी किया जाता है। ठीक है? रिलीजन देखकर भी कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो है किया जाता है। एंड द स्टडी इन फैक्ट फाउंड फॉल्ट with all the concerned agencies for the incident of torture। इसमें मैन कल्प्रिट तो पुलिस है ही है हमारी, इसमें मैजिस्ट्रेट का भी एक कंट्रीब्यूट है जो पैसिव रोल अदा कर रहा है। अपने काम, अपनी ड्यूटी, कर्तव्य से हट के एक मूक दर्शक बन के वो कहीं न कहीं इस अत्याचार का, इस एट्रोसिटीज़ का हिस्सा बन रहा है। वे डॉक्टर्स जो झूठी रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और हमारा प्यारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको कई बार एजेंसीज के द्वारा, लोगों के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा, क्रिटिक्स के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है फॉर नॉट डिफाइनिंग टॉर्चर फॉर इट्स कलर्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स द विक्टिम ऑफ टॉर्चर। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है। नाउ दूसरी बात, तो ये एक दिन की प्रॉब्लम तो है नहीं कि ये आज ही क्रिएट हो गई होगी। वेरी ब्रीफली, these are a continuation of the colonial police culture। जब हम गुलाम थे तो उस समय से जो हमारा जुडिशियल सिस्टम था, जिस समय हमारा प्रशासन इस्टेब्लिश हुआ था, पुलिस प्रशासन, उस समय जैसा सिस्टम था, ये जड़ें तब से ही जमी हुई हैं। इसमें भ्रष्टाचार, मिसट्रीटमेंट, जितने भी इन शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वे सब के सब उसी समय से चले आ रहे हैं और उसी का कंटिन्यूएशन आज हम देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स हो गए हैं। किसी भी सरकार ने आज़ादी के बाद से, किसी भी एक सरकार ने, किसी भी एक व्यक्ति ने, किसी भी एक पार्लियामेंटेरियन ने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे इन गड्ढों को भरा जाए, क्या कानून जो है इसके ऊपर सख्त से सख्त लेके आए। अब ठीक है, वो आए हैं कानून, हम कुछ आप बात करोगे, हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो धरातल पे लागू नहीं होते हैं। उनको इम्प्लीमेंट जो है नहीं किया जाता है ग्राउंड लेवल पे। वो सिर्फ और सिर्फ एक्ट बन के रखे हुए हैं अलमारियों में। और रही बात करप्शन की, तो उसमें तो हम सबसे टॉप में हैं। चाहे करप्शन ये पुलिस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हमारी 26वीं रैंक बताता हो पूरे विश्व में, लेकिन मैं मानता हूँ हम लोग टॉप में हैं, पूरे विश्व में टॉप में हैं। ठीक है? और केवल पुलिस में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे जुडिशियल सिस्टम हो, हमारे कोर्ट्स हों या कोई सरकारी दफ्तर हो, हर जगह करप्शन चलता है, हर जगह हर व्यक्ति करप्ट है यहाँ पे। ठीक है? मीन्स हाँ, ठीक है, कुछ नहीं होंगे बट बहुत सारे होते हैं, और उनको करप्ट बनाया किसने है? हमने ही बनाया है। इवन मैं खुद कई बार रिश्वत दे चुका हूँ अपने काम निकलवाने के लिए। सच्चाई है भाई, मैं दे चुका हूँ। एक बार जब मैंने लाइसेंस अपना बनवाया था, डीएल जिसको हम लोग बोलते हैं, कई सालों पहले की बात है, मैंने खुद, मुझे याद है, मैंने आई थिंक उस समय 3000 रुपए की कुछ रिश्वत दी थी, तब जाके मेरा डीएल बना था। जबकि जो प्रोसीजर था उसके थ्रू बनवाता तो कम फीस लगती, लेकिन मैंने दी थी। मैं खुद करप्ट हूँ, इसका मतलब हाँ, हूँ, हाँ, मानना पड़ेगा। और इंडिया भी करप्ट है। देखिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तो ठीक है, अब हम इसको वेस्टर्न वर्ल्ड या वेस्टर्न थॉट प्रोसेस कह के नकार सकते हैं, लेकिन करप्शन हमारे देश में है, हर जगह है, और ये सब चीजें भी जो हमने बात की है, ये चल रही है। अब आपका क्या मानना है? जो सारी बातें थी मैंने जो आपके सामने रख दी हैं टेबल पे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारा जो डिस्कशन था वो किस हद तक सही है, कितना सही है और क्यों सही है, और इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? हमारी सरकारें क्या कर सकती हैं? क्या कोई ऐसा कानून देश के अंदर आ सकता है? क्या कोई ऐसी एक वॉच डॉग हम क्रिएट कर सकते हैं कि जो एटलीस्ट ये गलत ट्रीटमेंट्स को एड्रेस कर सके?
जो गलत लोगों के साथ हो रहा है उसको एड्रेस कर सके। कुछ ऐसा हम लोग क्या प्रावधान बना सकते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, लास्ट में जाने से पहले आप सभी से छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।